Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about genetic algorithm of artificial intelligence. हम इसको जेनेटिक एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ना, मतलब कि बेस्ट सोल्यूशन हासिल करने की टेक्निक है, वो हमें इंस्पायर्ड की गई है बायोलॉजिकल एवेलुएशन से। ठीक है, मतलब कि जो एवेलुएशन क्या है किसी चीज़ की मुंतकिली या उसमें जो हमारे पास तब्दीली आएंगी किसी चीज़ के नई चीज़ के बनने की, उसको हम कहेंगे वैल्यूएशन। और ये बायोलॉजिकल वैल्यूएशन क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास होते हैं पेरेंट 1 और पेरेंट 2। इनके जीन्स को मिलने के साथ, ये क्रोमोसोम्स के मिलने के साथ जो हमारे पास चाइल्ड जनरेट होता है ना, उसको हम इस जेनेटिक एल्गोरिथम के तौर पर यूज़ करते हैं उस कंसेप्ट को। अब उस कंसेप्ट को किसने यूज़ किया था? हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हॉलैंड। उसने इस जेनेटिक एल्गोरिथम को 1960 में इंट्रोड्यूस किया था। उसकी जो ये आइडिया जो उनसे जेनेटिक एल्गोरिथम का, उसने अपनी किताब में लिखा है जिसका नाम है अडॉप्टेशन इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम इन 1975। जो 1975 में इसकी जो किताब पब्लिश हुई थी उसमें इसने ये कंसेप्ट दिया था। अब अडॉप्टेशन क्या होता है? किसी तर्ज अमल का, जो ज़िंदगी का तर्ज अमल होता है ना, उसकी जो तब्दीली होती है, जो उसने किसी चीज़ में ढलना होता है ना, उसको हम कहते हैं अडॉप्टेशन। अब अडॉप्टेशन किस में है? यहाँ तो वो कुदरती है और वो यहाँ वो मसनूई निज़ाम में है। कुदरती निज़ाम में वो कि जो बायोलॉजिकल वैल्यूएशन हो रही है पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान, जो उन्होंने अपने चिल्ड्रन को जनरेट करना या क्रिएट करना है, उसकी जो नेचुरल सिस्टम होगा ना, उसको हम अडॉप्टेशन नेचुरल के तौर पर कहेंगे। और आर्टिफिशियल सिस्टम के तौर पर हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जिसको हम जेनेटिक एल्गोरिथम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को ना फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास आती है फाइंडिंग शॉर्टेस्ट रूट, फिर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसमें हम पेरेंट्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके और अपने जो नए चाइल्ड क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट होता है ना वो फिट होता है और ऑप्टिमल होता है। इसके नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जिसके थ्रू हमने अपने जो जेनेटिक एल्गोरिथम को ना इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। ये उसी प्रोसेस के तौर पर ही है जो बायोलॉजिकल में होता है रिप्रोडक्शन के तौर पे पेरेंट्स के दरमियान अपने चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए। तो उससे ही मिलता जुलता ये इसमें सारा प्रोसेस है, ताकि हम अपने सोल्यूशन को बेस्ट से बेस्ट चूज़ कर सकें। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग बेस्ट सोल्यूशन दोज विद हाई परफॉर्मेंस और फिटनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हमारे पास पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो वैल्यूज़ होती हैं कुछ, वो हमें गिवन होती हैं पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की। उसमें हमने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है जो हमारे पास सबसे हाई परफॉर्मेंस और फिट हों, ताकि हम उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ करें और वो उसका जो सोल्यूशन हो वो बेस्ट हो। ठीक है, इसमें हम करते हैं सिलेक्शन। मैं इसमें पहले आपको डेफिनेशंस बताता हूँ, फिर आपकी आगे फर्दर इसकी जो एक एक चीज़ की एग्जांपल है वो भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर इसके आगे हमारे पास आ जाती है क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो सोल्यूशंस को, जो पेरेंट्स के होते हैं पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को, वो हम मिक्सिंग करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एक नया सोल्यूशन यानी उसके चिल्ड्रंस को क्रिएट करते हैं। ठीक, फिर हमारे पास इसमें एक आ जाती है टाइप आ जाती है क्रॉस ओवर की, सिंगल पॉइंट। अब सिंगल पॉइंट में क्या करना होता है, हमारे जो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं ना, एक सेट ट्रिप होती है वैल्यूज़ की, उसको हमने क्या करना होता है, किसी एक पॉइंट पे स्प्लिट करना होता है और फिर हमने उसमें वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ स्वैप करना होता है या एक्सचेंज करना होता है। एक हमारे पास ये आ जाती है सिंगल पॉइंट में। अब 2 पॉइंट में क्या करना होता है, हमारे पास जो पेरेंट के क्रोमोसोम या वैल्यूज़ होती हैं ना, उसको हमने 2 जगहों से स्प्लिट करना होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और जो मीन वैल्यू होती है ना, जो मिडल वाली होती है, उसको हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। फिर हमारे पास इससे नेक्स्ट एक टाइप आ जाती है यूनिफॉर्म। इसमें हम डिसाइड करते हैं रैंडमली के जो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के जो जीन्स हैं ना, उसको रैंडमली हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। वो कुछ टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू हम उसको एक्सचेंज करते हैं। फिर हमारे पास इसके आगे आ जाती है म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारे पास इसमें यह है कि हम किसी सोल्यूशन के अंदर जो नया सोल्यूशन आता है ना, उसमें हम रैंडमली या स्मॉल कुछ चेंजिंग्स करते हैं। ठीक है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डीएनए जो होता है हमारे पास डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, और पेरेंट्स से मिलने के बाद इसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुई होती हैं अपने उनके चिल्ड्रंस के अंदर। क्या हुई होती है कि किसी की आई का कलर चेंज है, किसी की हाइट चेंज है, या किसी की स्किन का कलर चेंज है। तो ये सारी इसके चीज़ आ जाती है म्यूटेशन के अंदर। अब म्यूटेशन की आगे 2 फर्दर एग्जांपल्स आ जाती हैं, एक बिट फ्लिप और एक स्वैप।
बिट फ्लिप में क्या करना होता है, हमारे पास स्ट्रिप होती है ना वैल्यूज़ की, या जिसको हम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, उसमें हमारे पास हमने से फ्लिपिंग करनी होती है अपने इंडेक्सेस को चूज़ करके, जिसमें जहाँ पर हमने 0 लिखा है वहाँ पर हमने 1 कर देना, जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर हमने 0 कर देना। ये हमारा यूज़ होता है बाइनरी के अंदर, ठीक है। और स्वैप हमने क्या करना होता है, हमारे पास वो नॉन बाइनरी के अंदर आता है, मतलब कि उसमें 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, नेचुरल होल नंबर्स होते हैं, उसमें हमने उनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना होता है, उनकी पोजीशंस को। सिलेक्शन में अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सिलेक्शन हमने किस चीज़ से करनी है, तो मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल ही मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लें 10 लोगों की रेस लगी हुई है और सेमीफाइनल चल रहा है। अब सेमीफाइनल चलेगा तो उनमें जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले होंगे ना, उसको ही हम फिटनेस के तौर पर यूज़ करेंगे, उनकी वैल्यूज जो सी वो फिट हैं, और वो फिर नेक्स्ट रेस के लिए फाइनल के लिए चूज़ किए जाएंगे। इसी तरह इसमें भी ये कंसेप्ट है, जो हमें सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें फिट और बेस्ट मिलेंगी ना, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आ जाता है उसका कंसेप्ट सिलेक्शन का। तो इस सिलेक्शन में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं नीचे, हमारे पास इन सब पॉइंट्स की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सिलेक्शन की। अब सिलेक्शन में हमारे पास फिटनेस पॉइंट होता है। फिटनेस क्या है कि हमने वो वैल्यू लेनी है जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो वैल्यूज़ के आंसर आएंगे वो पहले से बेहतर आएँ। अब इसमें हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है f(x) = x²। अब हमने वैल्यूज़ ली, वो बाइनरी में वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर ये मैंने वैल्यूज़ ली हैं 0 0 1 0 और 0 0 1 0 1। इसमें हमने x की वैल्यू देखी, तो अगर हमने इसमें डेसिमल में कन्वर्ट किया था, ये बनता है 2 और ये बनता है 5। अब इनका हमने स्क्वायर लिया, ठीक है, x², तो हमारे पास एक बना 4 और एक बना हमारे पास 25। अब इसमें जो हमारे पास सबसे बेस्ट और फिटनेस वैल्यू कहलाएगी ना, वो होगी 25, और इसी को ही हम फर्दर अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है सिलेक्शन के अंदर कि हमने किस तरह अपने क्रोमोसोम्स या अपने जो पेरेंट की वैल्यूज़ होती हैं उसमें से अपनी वैल्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए हमने किस तरह सिलेक्शन का चूज़ करना है। फिर हमारे पास इसके फर्दर आ जाती है क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर में क्या करना होता है, हमने पेरेंट्स और जो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 होते हैं उनके जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आपस में एक्सचेंज करना होता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सिंगल क्रॉस ओवर जो होती है ना, उसमें ये आ जाती है। इसमें हमारे पास पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है, इसको अब एज ए क्रोमोसोम भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि आपने इंडेक्स 2 से इनको स्प्लिट करना है। ये हमने 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस की वैल्यू निकाल दी। अब इंडेक्स 2 जो है ना, उससे पिछली जो लाइन होगी ना, यहाँ से हमने इसको स्प्लिट कर देना, पेरेंट 1 को भी और पेरेंट 2 को भी। अब मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इनको ये स्प्लिशन की लाइन है, ये भी स्प्लिशन की लाइन है पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की। अब हमने 2 चाइल्ड क्रिएट करना है, C1 और C2। अब हम किस तरह क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमने C1 को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, पेरेंट 1 का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा ना, ये स्प्लिट वाली लाइन से पहले इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 0 और 1 0। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्रॉसिंग करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यूज़ होंगी ना पेरेंट 1 की, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, पेरेंट 2 की बाद वाली वैल्यूज़ को, मतलब कि पेरेंट 2 की जो राइट वाली वैल्यूज़ है ना, उसको हम लेंगे और इसमें हम फिट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा आ गया 0 1 0 0 0 1 1 और यहाँ पर आ गया 0 1 1। तो ये हमारा एक C1 क्रिएट हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने C2 भी क्रिएट करना है। अब C2 में हमने क्या करना है, P2 की जो राइट वाली लेफ्ट वाली वैल्यूज़ है ना, ये वाली, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये 0 1 मेरा यहाँ पर आ गया, और जो C2 बनाने के लिए जो बाद वाली वैल्यूज़ होंगी ना, वो हम वो लिखेंगे जो हमने पेरेंट 1 की वैल्यूज़ रखी हुई है राइट वाली। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 0 1। इस तरह हमने इसकी क्रॉसिंग करके तो हमने अपने चाइल्ड को क्रिएट करना है। ये हमारे पास आ जाता है सिंगल स्प्लिट क्रॉस ओवर के अंदर आ जाता है। फिर इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास आ जाती है 2 पॉइंट स्प्लिशन में आ जाती है, क्रॉस ओवर में आ जाती है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास एक क्रोमोसोम की वैल्यू है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, स्प्लिट किया। हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दी जा सकती है कि आपने इंडेक्स 1 से और इंडेक्स 3 के दरमियान को ना आपने स्प्लिट करना है। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स 1 को यहाँ से स्प्लिट किया और इंडेक्स 3 को यहाँ से स्प्लिट किया। अब हमने क्या करना है, इनकी जो चाइल्ड है वो क्रिएट करने हैं C1 और C2। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है ना, वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ बाहर वाली होती हैं, ठीक है, और मीन वैल्यू अंदर वाली होती हैं, जो स्प्लिशन के अंदर आएंगी, दोनों स्प्लिशन के अंदर।
एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ लिख देना है। पहले हम C1 को बनाते हैं, तो यहाँ पर देखें आपका 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 आ गया हमारा। इसी तरह हमारे पास यहाँ 0 1 है और यहाँ पर हमारे पास 0 1 आ गया। फिर हमने चाइल्ड 2 बनाने के लिए पेरेंट 2 को देखा, हमारे पास यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ गया। फिर इसी तरह हमने यहाँ पर देखा हमारे पास 1 1 है तो हमारा यहाँ पर भी 1 1 आ गया। अब हमने क्या करना, जो हमारे पास स्प्लिशन के अंदर वाली वैल्यूज़ होंगी ना, उसको हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देना। मतलब कि P2 की जो अंदर वाली वैल्यूज़ होंगी वो P1 के साथ एक्सचेंज होंगी और P1 की जो अंदर वाली वैल्यूज़ होंगी वो P2 के साथ एक्सचेंज होंगी और उनके चाइल्ड में हम एडजस्ट कर देंगे। अब हमने क्या किया, ये P2 की वैल्यू जो सी है वो हमारी आएगी C1 के अंदर, ठीक है। C1 के अंदर आई तो हमारे पास ये चाइल्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पर 0 1 था तो हमने यहाँ 0 1 C1 में ऐड कर दिया। इसी तरह हमने P2 का जो 1 0 था वो हमने C2 के अंदर ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट स्प्लिशन। इससे नेक्स्ट हमारे पास एक आती है टाइप यूनिफॉर्म की। अब यूनिफॉर्म की तरह समझने वाली बात है, इसमें आपने समझ की तरह करना है। हमें पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की वैल्यूज़ दी होती हैं और हमने अपने चाइल्ड क्रिएट करनी है C1 और C2। अब हमें इसमें एक मास्क वैल्यू दी होती है या जिसको हम कह सकते हैं टास्क वैल्यू भी होती हैं, ये 0 1 के तौर पर होती हैं। तो अगर आप बिट्स के तौर पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें ये दी होंगी 0 1 के तौर पर ही, ठीक है। अब हम इसमें करना क्या है, जब हमने C1 को क्रिएट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक 1 और 0 को हम लेंगे। अभी पहले आप ये 0 1 जो है ना, इसको आप साइड पर रखें, इसको आप अभी ना देखें। पहले आप देखें इस 1 को और इस 0 को। जब हमने C1 बनाना ना, हम क्या करेंगे, पेरेंट को अलॉट करेंगे 1, पेरेंट 1 को, और पेरेंट 2 को अलॉट करेंगे हम 0, ठीक है। और हमने इस लिस्ट को देखते हुए अपने चाइल्ड को क्रिएट करना है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले जो मास्क वैल्यू में 1 है, अब 1 हमने किसके लिए अलॉट किया हुआ है, पेरेंट 1 के लिए। पेरेंट 1 के जो पहला जो इंडेक्स है इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ 1 और हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट किया है 1 हमने अलॉट किया पेरेंट 1 के लिए, तो इसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 0 और हमने 0 यहाँ पर अलॉट कर दिया। फिर इसी तरह हमने देखा यहाँ पर 0 है, 0 किसके लिए अलॉट हुआ है हमारे पास, पेरेंट 2 के लिए। पेरेंट 2 के जो थर्ड इंडेक्स में हमारे पास जो बॉक्स में वैल्यू हुआ है 0, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर है 1 हमने क्या देखा, चौथे नंबर पर हमारे पास 1 ही है तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। फिर हमने देखा 0 हमारे पास किसके लिए अलॉट किया गया, P2 के लिए। P2 के लिए किया तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो से लास्ट वाली वो 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये C1 जो है वो क्रिएट हो चुका है। फिर इसी मेथड को हमने यूज़ करते हुए अपना C2 क्रिएट करना है, लेकिन हमने इस दफ़ा क्या करना है, हमने जहाँ पर 1 और 0 को अलॉट किया था ना, उसकी जगह हमने क्या कर देना है 0 और 1। मतलब कि हमने अब क्या करना है, C2 को क्रिएट करने के लिए पेरेंट 1 को हमने 0 अलॉट करना है और पेरेंट 2 को हमने 1 अलॉट करना है, और हमने इसी ही मास्क वैल्यू को यूज़ करते हुए अपने C2 को क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने देखना कि जो मास्क वैल्यू में हमारे पास सबसे पहले क्या है 1 हमने इस दफ़ा अलॉट किया है P2 को। अब P2 में हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या आई है 0, और 0 का हमने क्या किया C2 के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 किसके लिए अलॉट किया गया, P2 के लिए। P2 की जो दूसरी वैल्यू वहाँ पर हमारे पास क्या 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर हमारे पास 0 है, 0 किसके लिए अलॉट किया, P1 के लिए। अब P1 की जो तीसरी वैल्यू वो है हमारे पास 1, तो हमने यहाँ पर 1 अलॉट कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पर देखा 1 किसके लिए, P2 के लिए। P2 में हमारे पास चौथी वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर हमने 0 ऐड कर दिया। और 0 हमारे पास कौन सा जो लास्ट वाला वो हमारे पास P1 के लिए अलॉट है, और P1 की जो लास्ट वैल्यू वो है हमारे पास 0, तो 0 को हमने C2 के बॉक्स के लास्ट वाले बॉक्स में ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास C1 और C2 जनरेट हो चुके हैं। अगर तो ये हो बाइनरी में तो आपको इस तरह मास्क वैल्यू दी होगी तो आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको दूसरी जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं 2 3 4 5 इस तरह हो, तो फिर आपने क्या करना है, उसके अल्टरनेट्स को एक दूसरे के साथ स्वैप कर देना है। वो भी मैं आपको फर्दर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इस वजह से भी कि हमने किस तरह इसकी स्वैपिंग करनी है। अब जेनेटिक एल्गोरिथम में जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है ना, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, स्मॉल चेंजेस को ना हमने क्रिएट करना होता है और रैंडमली करना होता है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक बिट फ्लिप थी और एक स्वैप फ्लिप थी, ठीक है। बिट फ्लिप में क्या करना होता है, हमारे पास बिट्स होती हैं, ये हमारे पास एक वैल्यू है या स्ट्रिप है या क्रोमोसोम इसको कह सकते हो। इसमें हमारे पास बिट्स दी गई हैं और इनके इंडेक्सेस के नंबर लिखे गए हैं। आपने क्या करना है, इस पर लिखा हुआ है कि फ्लिप करना है इंडेक्स 3 को। अब जहाँ पर इंडेक्स 3 होगा ना, वहाँ पर आपने जाना है और उसकी जगह उस डिजिट के अलावा जो दूसरा डिजिट होगा ना उसको लिख देना। मतलब कि जहाँ पर 1 होगा वहाँ 0 लिख देना है, जहाँ 0 होगा वहाँ पर आपने 1 कर देना। अब देखो आपका जो इंडेक्स 3 पे यहाँ पर 0 है, तो हमने क्या किया, 0 की जगह यहाँ पर फ्लिप करके हमने 1 कर दिया। इसको कहते हैं हम बिट फ्लिप म्यूटेशन। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास स्वैप यानी नॉन बाइनरी म्यूटेशन।
इसमें हम ओरिजिनल वैल्यू दी होती है जो कि डेसिमल में होती है, 1 से लेकर नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं आगे फर्दर जितने मर्जी, और हमने उसके जो इंडेक्सेस की वैल्यू होती हैं वो हमने अलॉट कर देनी होती हैं। और हमें यहाँ पर कहा जाता है कि आपने इंडेक्स 1 को स्वैप करना है इंडेक्स 4 के वैल्यू के साथ, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि आपने किस वैल्यू को किसके साथ स्वैप करना है, ये मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो है 2 और इंडेक्स 4 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो है 5। अब इनको एक दूसरे के साथ आपने स्वैप कर देना, मतलब कि 2 आ जाएगा 5 की जगह और 5 आ जाएगी 2 की जगह। तो ये देखें आपका यहाँ पर जो वैल्यू का जो आंसर बनता है वो बना 1 5 3 4 और 2, इसको कहेंगे हम स्वैप इंडेक्स। तो यही सारे कंसेप्ट जो हैं वो इस जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर आते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिए हैं। अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट देखें तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह हमारा जो सारा एल्गोरिथम वो काम करता है। फ्लो चार्ट में हमें एक तो शर्त ये ज़रूरी है कि जब भी हमने कोई एल्गोरिथम स्टार्ट करना तो वो शुरू से होगा ही होगा, मतलब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो ज़रूर होगा। इनिशियलाइजेशन क्या करनी है हमने किस वैल्यू को चूज़ करके उसको इनिशियलाइज करना है अपने जो एल्गोरिथम को आगे चलाने के लिए। इसमें हमने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है, जो हमारे पास सबसे बेस्ट और फिटनेस वैल्यू होगी ना उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए चूज़ करना है ताकि हम उसको फर्दर अपडेट कर सकें और जो चाइल्ड है वो क्रिएट कर सकें। अगर ऐसा ऑप्शन आप चूज़ करें कि आपने क्विट करना है, आप चाहते हैं कि आपका जो ये सिलेक्शन है ये इतना ही ठीक है, आपके जो चाइल्ड क्रिएट हो चुके हैं और ये आंसर आपका बेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यस कर सकते हो और आपका जो आंसर जो है वो एंड पर आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। अगर तो आपको अपना जो बेस्ट आंसर नहीं मिला, मतलब कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, नो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, मतलब कि आपने क्विट नहीं करना और उसके आगे क्रॉस ओवर करोगे, मतलब कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के अंदर हमने जो क्रॉसिंग की थी सिंगल पॉइंट डबल पॉइंट तो जहाँ यूनिफॉर्म के तौर पर थी वो हमने इसके अंदर क्रॉसिंग करनी है और क्रॉसिंग के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हमने ऐसा म्यूटेशन में यूज़ करना है। म्यूटेशन में हमने बिट फ्लिप किया था और स्वैप किया था जिसमें नॉन बाइनरी थी, तो उसको यूज़ करने के बाद हमने अपने अगर हमें अपना जो आंसर है वो ऑप्टिमल मिलता है या जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपने ये आंसर लेके आना है, अगर आपको वो आंसर मिल जाए तो आपने क्या करना है, उस आंसर को रिटर्न करवा देना एंड करके। अगर नहीं मिला तो आपने फिर बैक जाना और बैक जाके फिर उसमें सिलेक्शन करनी है, जो उसमें जो बेस्ट आपको फिटनेस वैल्यूज़ मिलेंगी उसको लेना है और फिर आपने नेक्स्ट अपना जो सारा प्रोसेस है उसको चलाना है। तो यही सारी कहानी है जेनेटिक एल्गोरिथम की। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में उसको मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी फर्दर जो हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और वो आपका सवाल भी क्लियर हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।